गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार शर्मा, लेक्चरर ज्योग्राफी। आज हम बीए पार्ट सेकंड हमारा जो बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर फर्स्ट चल रहा है संसाधन भूगोल। अब संसाधन भूगोल में खंड एक का जो टॉपिक है मृदा संसाधन, तो मृदा संसाधन की आज शायद अंतिम क्लास हो जाएगी। मृदा संसाधन का जो समापन है आज हम यही कर देंगे, मृदा संसाधन यही समाप्त हो जाएगा, हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कल तक तो हमारी जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा यानी कि मृदा क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है, मिट्टी की जो मतलब कौन कौन से मतलब मिट्टी का जो अक्षांशीय क्रम के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। आज हम यहाँ पर हमारा जो मेन जो टॉपिक होगा मृदा संसाधन का, जो मेन मूल जो टॉपिक है वो है मृदा की समस्याएं, यानी कि मिट्टी की समस्याएं, मृदाओं की समस्याएं, मृदाओं की समस्याएं। यानी कि हमारे भारत में देखो, चाहे राजस्थान में देखो, चाहे विश्व में देखो, हमारी मिट्टियों के साथ में कई सारी समस्याएं जुड़ी हुई है। हमारी जो मृदाएं होती है, हमने देखा कि भाई मृदाएं क्या होती है। जैसे पर्वतीय मृदाएं होती है तो पर्वतीय मृदाओं का जो वर्गीकरण है हमने पढ़ा, यानी कि पर्वतीय मृदाओं में बागवानी कृषि होती है, और जैसे दोमट जो मिट्टी होती है वहाँ गेहूं की फसल वगैरह ये होती है। अब यहाँ हमारे सामने क्या होता है कि मानव के भोजन उत्पादन का जो आधार है, मानव के जो भोजन के उत्पादन का जो आधार है वो क्या है, केवल मृदा है। और वह केवल भोजन के जो मूल आधार है मृदा, वह मृदा के रूप में हमारे इस पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान है। यानी कि यहाँ पर जो राइटर जो बताते हैं कि भाई यहाँ बताया जो मूल आधार है हमारे, जो मनुष्य जो भोजन प्राप्त करता है, मनुष्य जो भोजन लेता है या खाद्यान्न सामग्री मनुष्य जो जिससे प्राप्त करता है, उसका जो मूल आधार है क्या है, वो मृदा है। और वो मृदा हमारे इस पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान है। यानी कि पृथ्वी के धरातल की जो असंगठित परत है, यानी कि ऊपर जो बनी हुई असंगठित परत है, तो वही मृदा है। यानी कि तो इसे क्या माना है, मनुष्य के भोजन का आधार माना है। अब मनुष्य के भोजन का जो आधार है वो क्या किसको माना है, मृदा को माना है। अभी इसका कोई विकल्प हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। यानी कि मृदा के अलावा अगर मृदा का कोई दूसरा विकल्प हमारे सामने हो जो हमारी भोजन सामग्री के उत्पादन में सहयोग कर सके या सहायता कर सके, तो ऐसा कोई हमारे सामने विकल्प नहीं है कि मृदा की जगह हम उसको काम में ले सकते हैं। अतः मृदाओं की देखभाल करना हम और उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा एक दायित्व बनता है। यानी कि मृदाओं की देखभाल भी करनी चाहिए और मृदाओं में की जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए या उनका निराकरण करने के लिए हमारा एक दायित्व होना चाहिए। वर्तमान में हमारे यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने सबसे पहली जो है, तो सबसे मिट्टी के साथ में जो समस्या है, मिट्टी के साथ में या मृदा के साथ में जो समस्या है, सबसे पहली जो समस्या है वो है भूक्षरण। पहली समस्या कौन सी है, भूक्षरण। अब यहाँ हम ये देखते हैं भू यानी भूमि क्षरण का मतलब यानी कि हटना, भूमि का नष्ट होना या भूमि का उसके स्थान से हट जाना। तो यानी इसका दूसरा नाम हम क्या कहेंगे, अपर्दन। इसको क्या कहेंगे अपन, अपर्दन कहेंगे। यानी कि भूक्षरण या भूमि का अपर्दन या मिट्टी का अपर्दन या मृदा का क्षरण या मिट्टी का नष्ट हो जाना, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो यहाँ पर भूक्षरण का मतलब क्या होता है, भूमि के जो कण होते हैं, भूमि के जो कण होते हैं अपने मूल स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपन भूक्षरण कहते हैं। यानी कि उसे क्या कहेंगे, भूक्षरण कहेंगे या उसे मिट्टी का अपर्दन या मृदा का अपर्दन कहेंगे। सबसे पहले भूमि के कणों को भूमि के कणों का इसकी जो यानी कि भूक्षरण किसे कहते हैं, भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से अपने मूल स्थान से भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर
दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाना। ही भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण या मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि ये हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि भूक्षरण क्या होता है कि मिट्टी के जो मूल कण है वो अपने मूल स्थान से हट करके, मिट्टी के जो कण है अपने मूल स्थान से हट करके कहाँ चले जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जा करके एकत्रित हो जाते हैं, तो उसे भूक्षरण कहते हैं, या मिट्टी का नष्ट होना, या मिट्टी या मृदा का अपरदन कहते हैं। अब यानी ये समस्या हमारे कहाँ, यानी कि जहाँ मैदानी भाग है, जहाँ रेतीला मैदान है, जहाँ वनस्पति नहीं है, जहाँ घास के मैदान नहीं है, वहां पर ऐसी समस्या अधिक आती है। जैसे हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में थार का मरुस्थल है, रेतीला भाग है, वहां क्या है, वन भी नहीं है, वहां घासें भी नहीं है, वहां क्या है, पेड़ पौधे नहीं है, वनस्पति बहुत कम है, नगण्य एक तरीके से। तो वहां की जो मिट्टी होती है वह मिट्टी अब किस के द्वारा, यानी कि भूक्षरण यानी मृदा अपरदन, भूक्षरण या मृदा अपरदन, भूक्षरण किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, हिम के द्वारा भी होता है। लेकिन यहाँ हमारे जो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में केवल वायु और जल के द्वारा ही भूक्षरण होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में 3 प्रकार के अपरदन होते हैं, 3 प्रकार के भूक्षरण होते हैं। एक तो वायु के द्वारा, यानी कि वायु के द्वारा अपरदन, जल के द्वारा अपरदन। यदि हम ये जो भूक्षरण की जो समस्या है, ये समस्या हमारे सामने क्यों आती है, क्योंकि हमारे कई सारे जो रेतीले जो मैदान है, या हमारे जहाँ पर वनस्पति नहीं है, घास के मैदान नहीं है, तो वो वहां से जो मिट्टी होती है वो कट करके आगे चली जाती है अपने मूल स्थान से छोड़ करके, यानी कि वहां की जो मिट्टी के जो मूल कण है, वह कण है जो मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे अपन, भूक्षरण या अपरदन कहेंगे। सबसे पहली समस्या तो ये है हमारे सामने। दूसरी समस्या कौन सी है, अपचालन। दूसरी समस्या हमारे सामने है अपचालन। दूसरी समस्या क्या कहेंगे, अपचालन, जिसे लिचिंग के नाम से भी इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे लिचिंग करते हैं, और इसी का मतलब निक्षालन होता है। इसी का मतलब क्या होता है, निक्षालन। इसी का मतलब क्या होता है, निक्षालन। उसका मतलब क्या था, अपरदन। इसका मतलब क्या होता है, निक्षालन। अब निक्षालन क्या होता है या अपचालन क्या होता है कि वह प्रक्रिया, मृदा की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टियों में क्या होता है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठक पानी, घुलनशील संगठक पानी, पानी में घुलकर क्या हो जाते हैं, रिसते हुए पानी में, यानी कि यह क्या हो जाते हैं, पानी में घुलकर उसमें घुल जाते हैं। और रिसते हुए पानी में मिट्टियों में से होकर
मिट्टियों में से होकर नीचे के स्तरों पर पहुंच जाते हैं। नीचे के स्तरों पर नीचे के स्तरों पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ अपचालन या निक्षालन, अपचालन या निक्षालन का मतलब क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठक, यानी कि मिट्टी में कौन से संगठक होते हैं, घुलनशील, ऐसे संगठक जो जल में घुलनशील हो जाते हैं उन्हें घुलनशील संगठक या घुलनशील मिट्टी के तत्व होते हैं। तो वह क्या होते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं, यानी कि घुलनशील, यानी कि वह पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुल करके, यानी कि पानी में घुल करके रिसते हुए पानी के साथ मिट्टियों में से होकर नीचे के स्तरों पर पहुंच जाते हैं, यानी कि वह बिल्कुल मिट्टी के निचले स्तर पर वह पहुंच जाते हैं। यानी कि मिट्टी के ऐसे तत्व या मिट्टी के ऐसे जो संगठक जो किसमें घुलनशील हो जाते हैं, जल में घुलनशील हो जाते हैं, और जल में घुलनशील होने के साथ ही वह रिसते हुए पानी के साथ क्या हो जाते हैं, मिट्टी के निचले स्तरों तक वो है पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को भूक्षरण या निक्षालन कहते हैं। निक्षालन कहते हैं, भूक्षरण या निक्षालन, भूक्षरण। निक्षालन या अपचालन, अपचालन या निक्षालन कहते हैं। यानी कि मिट्टी में घुलनशील जो संगठक होते हैं, यानी कि जल में जो घुलनशील मिट्टी के ऐसे संगठक, यानी मिट्टी के ऐसे संगठक जो किसमें घुलनशील हो, जल में घुलनशील हो, तो वह जल में घुल करके, यानी जल में घुल जाते हैं, जल में घुलकर वह रिसते हुए पानी के साथ में ही वह मिट्टी के निचले स्तरों तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम अपचालन या निक्षालन कहते हैं। इससे भी यह समस्या भी हमारे सामने, अब जैसे इसके जो संगठक यानी कि पोषक तत्व है या पोषक संगठक तत्व है वो मिट्टी के निचले स्तरों पर पहुंच जाते हैं, और मिट्टी के निचले स्तरों पर पहुंचने के बाद में वह हमारे काम के नहीं होते हैं, क्योंकि मिट्टी के ऊपरी स्तर पर अगर वो होते हैं तो हमारी फसलों के लिए उपयोगी होते हैं, अन्यथा वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। तो दूसरी जो समस्या हमारे सामने थी वो ये थी। अब इसका जो रीजन है, यानी कि इसका रीजन क्या है, भाई ये जो अपचालन या निक्षालन की जो प्रक्रिया होती है यह क्यों होती है, तो इसका जो कारण है वह कारण क्या है, अपचालन का कारण यानी कि मिट्टी के साथ में ऐसी प्रक्रिया, यानी कि ये समस्या क्यों आई, तो यानी कि जब मिट्टी के छिद्र पानी से भर जाते हैं, जब मिट्टी के छिद्र पानी से भर जाते हैं और पानी नीचे मिट्टी में चला जाता है, और पानी नीचे मिट्टी में चला जाता है, जिससे अपचालन की प्रक्रिया द्वारा
मृदा प्रभावित होती है। यानी कि जब मिट्टी के जो छिद्र होते हैं वह क्या होते हैं, पानी से भर जाते हैं, यानी कि उनमें भार हो जाता है, एक वजन हो जाता है। तो यानी कि जैसे ही मिट्टी के जो छिद्र पानी से भर जाते हैं और पानी क्या हो जाती है, नीचे मिट्टी में चला जाता है, जिससे क्या होता है, नीचे मिट्टी में पहुंचने के बाद में यानी कि उसके यानी कि मिट्टी क्या हुआ, पानी नीचे मिट्टी में पहुंचा तो इसके साथ में इसके जो पोषक तत्व हैं वह भी साथ में नीचे पहुंच जाते हैं, जिससे अपचालन की प्रक्रिया द्वारा मृदा प्रभावित होती है। तो इस तरीके से हमारे सामने अपचालन यानी कि सबसे पहला भूक्षरण, दूसरा अपचालन और तीसरा जो कारण है जल भराव या जल तल का ऊपर उठना। तीसरी जो समस्या है जल भराव या जल तल का ऊपर उठना। जल भराव या जल तल का ऊपर उठना। जल भराव यानी कि जैसे मान लो साहब बाढ़ हुई, यानी कि अतिवृष्टि या बाढ़ की स्थिति में जब हमारे पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको निकलने का मार्ग नहीं मिलता है, तो वह पानी क्या हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। यानी कि जैसे खेतों में इकट्ठा हो जाता है, तो खेतों में इकट्ठा होने के बाद में जैसे अतिवृष्टि होती है या बाढ़ के हालात हो जाते हैं, तो उस समय हमारे खेत भर जाते हैं, तो वह जल भराव यानी कि जलमग्नता, इसे क्या कहेंगे अपन, जलमग्नता। जलमग्नता तो यानी कि वो जो खेत है हमारा वह पानी से क्या हो जाता है, भर जाता है, और पानी से भरने के बाद में जो हमारी जो उसमें जो फसल होती है उसकी जड़ें उस पानी में लीन हो जाती है या उस पानी में जलमग्न हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या होती है कि वह पानी कई दिनों तक उसमें भरा रहता है, और कई दिनों तक भरा रहने से वहां की जो मिट्टी होती है वह मृदा के जो गुण है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसके जो संगठक तत्व है, उसके जो पोषक तत्व है वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी कि उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। तो इस वजह से यानी कि भूमि जो हमारे अब जलमग्नता जैसे हम देखते हैं कि हमारे बांध है, तो बांध की जो पाल होती है, एक तरीके से बांध का जो आगे का जो हिस्सा होता है उनकी वह जो मिट्टी की जो पाल होती है, उस पाल की जड़ों में जैसे जैसे मान लो पानी रिस के आता है, तो वहां के आसपास की जो जमीन होती है वह उपजाऊ नहीं होती है। वह उपजाऊ क्यों नहीं होती है, क्योंकि वह जलमग्न हो जाती है, यानी कि पानी से वह पानी में मग्न हो जाती है, उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद में क्या होता है कि वह जो मिट्टी होती है उसमें हम कृषि के उपयोगी नहीं मानते हैं। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो जल भराव यानी कि जल जैसे हमारे खेतों में भर जाता है, तो इससे हमारी जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है, जलमग्न हो जाती है। तो यहां लिखो अतिवृष्टि या बाढ़ के कारण हमारे खेतों में जल निकास न होने के कारण जल निकास न होने के कारण पानी से भर जाते हैं और वह जल कई दिनों तक भरा रहता है। वह जल कई दिनों तक भरा रहता है, इसे जलमग्नता
या जल भराव कहते हैं। जल भराव या जलमग्नता कहते हैं। अब ये जो जलमग्नता, इससे क्या होती है कि हमारे मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। फिर इसके बाद में जो हमारा चौथा जो कारण है, वह चौथा कारण, चौथी जो समस्या है हमारे सामने, वह समस्या है कौन सी? उर्वरता ह्रास। यानी कि मिट्टी में यानी कि अत्यधिक खाद देना भी, वह भी हमारे लिए, यानी कि जैसे रासायनिक खाद है, अब मिट्टी में, मृदाओं में क्या होता है? उर्वरता ह्रास, यानी कि उसकी उपजाऊपन क्या हो रहा है? धीरे। उर्वरता ह्रास का मतलब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो हम खाद दे रहे हैं, धीरे धीरे, तो यानी कि अत्यधिक खाद देने से भी धीरे धीरे समय के अनुसार उस मिट्टी की, यानी कि उस मिट्टी की क्या हो जाती है? वैलिडिटी कम हो जाती है, यानी कि उसकी आयु कम हो जाती है, तो धीरे धीरे वह मृदा से उत्पादन कम होने लगता है। कई बार क्या होता है कि हम अधिक, हमारे जो किसान है वो अधिक फसल, यानी कि अधिक कृषि उत्पादन करने की वजह से, यानी कि हमारे रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, और ये रासायनिक खाद क्या करते हैं? धीरे धीरे हमारी मिट्टी की उर्वरता को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, और मिट्टी की उर्वरता खत्म होने के भी हमारे सामने एक क्या है? समस्या है। उर्वरता ह्रास का मतलब मिट्टी का उपजाऊपन कम होना, ही मृदा का उर्वरता ह्रास है। यानी कि मिट्टी का जो उपजाऊपन, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वह कम होना, मिट्टी की उपयोगिता, मिट्टी की उपयोगिता का कम होना, यानी कि मिट्टी की उपयोगिता का कम होना। धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हम एक ही साल में, यानी कि फसल एक ही खेत में हम 3-4 फसल, यानी कि 3-4 फसल एक साथ एक ही साल में करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि धीरे धीरे उस मिट्टी का जो जितना भी उपजाऊपन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे उससे और अधिक उत्पादन करने के लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो वो रासायनिक खाद भी हमारी मिट्टी को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो यह भी हमारे सामने एक समस्या है। फिर इसके बाद में पांचवी जो समस्या हमारे सामने, वह है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यानी कि अब हम यहाँ देखते हैं कि मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यानी कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहे हैं? कई सारी फैक्ट्रियां लगी हुई है, कई सारे औद्योगिक क्षेत्र हमारे आसपास हैं, तो कई सारे औद्योगिक क्षेत्रों से हमारे कई सारे रासायनिक पदार्थ, तेल, अपशिष्ट जो पदार्थ बचे हुए हैं, वह हमारे इस धरातल पर आकर के उसमें जम जाते हैं, हमारी मिट्टी में जम जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वहां की जो मिट्टी होती है वह क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। तो ये समस्या भी हमारे सामने है। तो यानी कि ये 5 समस्याएं थी, भूक्षरण यानी अपरदन, अपचालन, जल भराव या जल तल का ऊपर उठना, उर्वरता ह्रास और मृदा का प्रदूषण। ये 5 प्रकार की जो समस्याएं थी मिट्टी की, वह हमारे सामने है। अब दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, वो क्या होगा? दूसरा है मिट्टी का संरक्षण, यानी मृदाओं का संरक्षण, मृदाओं का संरक्षण।
यानी कि हमारी इन मिट्टियों को, समस्याएं तो हमने पढ़ ली भाई, ये समस्याएं हमारे सामने हैं, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकते हैं, हमारी मिट्टियों को सुरक्षित किस प्रकार रखा जा सकता है, किस प्रकार इनकी सुरक्षा की जा सकती है, किस प्रकार इनको संरक्षण दिया जा सकता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की मिट्टी में एक फसल लगातार बोने से, यानी कि किसी भी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसमें एक फसल क्या होती है, लगातार बोते रहने से, यानी कि एक ही फसल अगर हम लगातार बोते रहेंगे तो मिट्टी के जो पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि मिट्टी में लगातार हम एक ही खेत में एक ही फसल बोते रहेंगे तो उसके जो पोषक तत्व है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि वो नष्ट हो जाएंगे और फसलों की उपज का भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फसलों की उपज भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। दीर्घकाल में बहुत सी मिट्टियां, यानी कि लंबे समय से बहुत सी मिट्टियों की उर्वरता क्या हो गई है, नष्ट हो गई है और उनमें फसलों का उत्पादन भी इतना कम हो जाता है कि कृषक लोग उन भूमियों को जोतना बोना भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कि एक ही खेत में यदि लगातार हम एक ही फसल करते हैं तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और लंबे समय से कई प्रकार बहुत सारी जो मिट्टियां हैं उनका क्या हुआ है, उनकी उर्वरता नष्ट होती जाती है और उनमें फसलों का उत्पादन भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो किसान लोग क्या करते हैं, उन खेतों को बोना जोना ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 3 शताब्दियों से, यानी कि पिछले 3 शताब्दियों में अनेक क्षेत्रों की मिट्टियां क्या हुई है, बूढ़ी और अनुत्पादक हो गई है। यानी कि मिट्टी की भी एक उम्र होती है, यानी कि जो मिट्टी अच्छा उत्पादन करेगी वह एक मतलब उसकी आयु ज्यादा है और जिसकी कम होगी, इसका मतलब मिट्टी क्या हो गई, बूढ़ी हो गई है और वो अनुत्पादक हो गई है। जबकि भारत और चीन के 50 शताब्दियों से, यानी कि 50 शताब्दियों से अधिक समय में भी मिट्टियों की उर्वरता कम नहीं हुई है। यानी कि चीन और भारत भी क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, तो चीन और भारत में जो कृषि का कार्य होता है वो अमेरिका की अपेक्षा अधिक होता है। अब वहाँ क्या है कि वहाँ की जो मिट्टियां हैं वह क्या हो गई है, अनुत्पादक हो गई है। जबकि चीन और भारत की जो 50 शताब्दियों से तो धीरे धीरे, यानी कि मिट्टी का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, तो क्या क्या उपाय हैं तो हमारे सामने सबसे पहला है कृषि की प्रणाली में परिवर्तन कर देने पर, यानी कि कृषि की जो प्रणाली है यानी फार्मिंग जो मेथड है उनमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए और परिवर्तन कर देने पर मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित किया जा सकता है। तो यानी कि कृषि की प्रणालियों में परिवर्तन, सबसे पहला जो कारण है क्या है, कृषि प्रणालियों में परिवर्तन। यानी कि हमारे जो कृषि है उस कृषि की जो पद्धतियां है या उस कृषि के जो मेथड है उनमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। तो इन परिवर्तन करने से ही उसकी उर्वरता को सुरक्षित रखा जा सकता है। गोबर तथा पत्तियों का खाद, यानी गोबर तथा पत्तियों की खाद, फसलों के अवशेष तथा जीवधारियों के मलमूत्र, गोबर तथा पत्तियों की खाद। गोबर तथा पत्तियों की खाद, फसलों के अवशेष, फसलों के अवशेष, जीवधारियों के मूल मूत्रादि, जीवधारियों के मल मूत्रादि, जीवधारियों के मल मूत्रादि, अपशिष्ट मलबे से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। अपशिष्ट मलबे से, तीसरा कारण क्या है, सबसे पहले कृषि प्रणालियों में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए।
गोबर तथा पत्तियों का खाद, यानी कि हमारी जो मिट्टी, हमारे खेतों में कौन सी खाद डालनी चाहिए? गोबर तथा पत्तियों का खाद डालना चाहिए। फसलों के अवशेष, यानी कि हमारे जो फसलों के अवशेष होते हैं वह भी उनमें होने चाहिए। जैसे बाजरा जो काटते हैं, ऊपर से काटते हैं, वो जड़ें उनमें रहती है और धीरे धीरे होने पर वो क्या हो जाती है? गल जाती है। पानी बरसता है तो उसके बाद में धीरे धीरे गल जाती है और गलने के बाद में वह एक खाद का काम करती है। जीवधारियों के मल मूत्र आदि से भी क्या होता है? हमारी मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। अपशिष्ट मलबे के द्वारा भी हमारी मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। फसलों का हेरफेर होना चाहिए। फसलों का हेरफेर, यानी कि एक लगातार एक ही फसल हमारे खेतों में नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे मान लो बाजरा बोया तो अगली बार सरसों का, यानी कि हेरफेर फसलों का, यानी कि पलटते हुए, यानी कि फसलों को पलटते हुए क्या करना चाहिए? बोना चाहिए। हरी खाद और हरी खाद का उपयोग करना चाहिए। हरी खाद का उपयोग, यानी कि हरी खाद का उपयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद में कृषकों को मिट्टी और जल के प्रबंध का विकसित ज्ञान होना चाहिए। यानी कि मिट्टी और जल के प्रबंध का किसानों को क्या होना चाहिए? किसानों को जल तथा मृदा के प्रबंध का, मृदा प्रबंध का की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि किसानों को जल तथा मृदा प्रबंध की जानकारी होनी चाहिए। ऐसी फलीदार फसलें बोई जानी चाहिए जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो, यानी कि दलहन की ऐसी फसलें बोना चाहिए जिससे मृदाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, हो। यानी कि किसानों को जल मृदा प्रबंध की जानकारी होनी चाहिए। दलहन की ऐसी फसलें बोनी चाहिए जिससे मिट्टी में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होने चाहिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो। यानी कि ऐसी फसलें, जैसे उड़द की फसल अगर हम बोते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी में क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो ये हमारे सामने क्या थी? ये हमारे सामने एक तरीके से मिट्टी को किस तरीके से हम उपजाऊ बना सकते हैं, किस प्रकार मिट्टी को बचाया जा सकता है, किस प्रकार मिट्टियों को हम एक तरीके से मिट्टी का सुरक्षा, यानी कि मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो यह हमारे सामने आज हम मिट्टियों के बारे में जो समस्याएं और मिट्टियों की जो सुरक्षा के बारे में पढ़े, तो यानी कि यहाँ मृदा को किस तरीके से बचाया जा सकता है, मृदाओं को किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। हमारा यह टॉपिक यही समाप्त होता है। स्टडी बॉक्स के ऑनलाइन क्लासेस में बने रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।